मैं पुनः कह रहा हूं, अगर 1 मिनट में आप लोग बैठ जाओगे तो मैं रखूंगा था, वरना मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। मुझे मैं आपके लिए आगे नहीं करूंगा। अरे कैमरा है बाबा। 30 सेकंड हो गई है, 30 सेकंड बाकी है। इसके बाद मेरा इंतजार भी दम तोड़ जाएगा, मेरा सब्र भी। आप जानते हैं मैं आपसे झूठा वादा तो नहीं करता हूं, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि नहीं बात रखूंगा तो ये वादा भी झूठा नहीं करूंगा। आप लोग बैठो, कैसे बैठोगे ये आप जानो, मुझे नहीं पता। अगर ये इधर के बराबर वाले भी बैठे तो मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। इधर से सब बैठ जाओ। बैठा सर, भेजना मेरे को कुछ फोटो। हमारे और मेरे बीच में ये जो मुट्ठी भर लोग खड़े हैं, ये बेईमानी कर रहे हैं। जो मुट्ठी भर लोग खड़े हैं, ये तुम्हारा और मेरा समय दोनों खराब करवा रहे हैं। हेलो, ये जो चंद मुट्ठी भर लोग वहां खड़े हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये फोटो क्या खतरनाक है, ये देना यार मेरे को। दे, तू कहाँ हो? बड़ा यार, बड़े बैठो, ये यहाँ वाले बैठो। देखना है सारी बात होगी, वरना कोई बात नहीं होगी। मुंडे में मारो, ऐसे बैठे कब से फोटो अच्छी नहीं उनके बगल में बैठा हूं। तो ये फोटो चाहिए तेरे को? हां, मैं दे दूंगा। बाबा साहब की उंगली लग रही है। आखिरी 10 सेकंड है, तुम्हारी इच्छा है। ये तुमसे क्यों नहीं बैठ रहे? जय भीम, जय भीम। अब एक बार बताओ आवाज कहां तक आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छे। 15-20 मिनट हिम्मत है, गर्मी तो नहीं लग रही है? तुम्हारे खून का उबाल ठंडा तो नहीं हो गया? आधा घंटा बैठ जाओगे ना, आधे घंटे में प्यास तो नहीं लगेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। कैमरा आपका है ना? देखो, मोबाइल के लिए यूज कर रहा हूं। मुझे मीडिया के साथियों ने कहा कि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे। मैंने उनसे कहा कि मेरी उम्मीद से कम लोग आए, और ये ग्राउंड छोटा है, क्योंकि जितने लोग अंदर है इससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हुए। बाहर जाके देखो, यहां ये जब अपने भाइयों को बर्दाश्त नहीं कर रहे तो मीडिया के लोगों को कैसे बर्दाश्त करेंगे बताओ? तुमसे ये लोग नहीं बैठ रहे हैं? भैया जी, ये दूसरे आदमी के लोग हैं भैया, ये के लोग हैं, परेशान कर रहे हैं। ये जो चंद लोग खराब कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। ये गद्दारी तुम्हें अगर किसी के इशारे पे कर रहे हो तो याद रखना, ये गद्दारी भारी पड़ेगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
अब इधर ध्यान मत देना, मेरी बात सुनो, बस अब गौर करो। मैं मध्य प्रदेश आया 2 जनवरी को, ओबीसी महासभा का आंदोलन था। एयरपोर्ट में जैसे हमारे लोग स्वागत में खड़े होते हैं, पुलिस के लोग खड़े थे। ताली वाली मत बजाओ, सुनो सिर्फ कि कितने बड़े षड्यंत्र होते हैं। हमारे नेतागण भी सुने, माला लेके खड़े थे स्वागत में। मैंने सोचा हमारे लोग होंगे, मैंने कहा धन्यवाद, तो मुझसे कहने लगे गाड़ी आ रही है जरा इधर लॉज में, तब तक आप बैठ जाओ। मैंने भरोसा किया, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोग सब पे भरोसा करते हैं। भरोसा किया, उनके कैसे बैठ गया तो मुझे महसूस हुआ कि ये हमारे लोग नहीं है। बाद में पता चला कि वो पुलिस के लोग थे। उन्होंने मुझे 12 घंटे डिटेन रखा एयरपोर्ट पे। मैंने उसी दिन ये तय कर लिया था कि जब अब की बार मैं भोपाल आऊंगा तो अपने साथ अपने इतने भाइयों को लेके आऊंगा कि सरकार की हिम्मत नहीं पड़ेगी मुझे डिटेन करने। 1 साल के बाद वो दिन आया है। मैं आपको सामाजिक न्याय यात्रा की बधाई देता हूं। मैं आपके प्यार की, आपके विश्वास की, आपके संघर्ष की दिल से इज्जत करता हूं। लेकिन अगर मेरा दर्द आप नहीं सुनोगे और उस पर अमल नहीं करोगे तो मेरे जैसे 1 लाख चंद्रशेखर पैदा होकर काम करे, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। ताली बजाना छोड़ के मेरे सीधे साधे भोले भाले बहुजन समाज के लोगों, मेरे दर्द को सुनो। आपका अपना खून आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या मेरा दर्द आपका दर्द नहीं है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का दर्द आपका दर्द नहीं है? क्या फूले, साहू, पेरियार, बिरसा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जगन्नाथ कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबा साहब अम्बेडकर, मां झलकारी बाई, मां अवंतिका बाई, मां उलादेव पासी, मां रमाबाई, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि और मान्यवर काशीराम साहब का दर्द आपका दर्द है या नहीं है? बताओ। क्या उनके अधूरे सपनों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है या नहीं है? बताओ। आने वाली पीढ़ी आपको क्यों याद रखे? इस बात के लिए कि आप गुलामी को सहते हुए मरे, या इस बात के लिए कि आप गुलामी के खिलाफ लड़े? क्यों याद रखे? बताओ। तो फिर समझो और सुनो। एक आजादी की लड़ाई लड़ी गई 1857 में, जो अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई थी, मेरठ से शुरू हुई। इतिहास में बार बार हमें चंद लोग यह कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में इन वर्गों का कोई योगदान नहीं है। हमारे योगदान को नकारते हैं। इतिहास सुनो। आजादी की लड़ाई 1857 जो 10 मई को शुरू हुई मेरठ से, उसके नायक कौन थे? माता दीन वाल्मीकि अंबुजर, जिन्होंने अपने प्राणों का उस आजादी की लड़ाई की शुरुआत की। 1804 उदयिया चलार, चोरा चोरी का जो कांड हुआ, उसका इतिहास पढ़ो। जिनको सबसे पहले फांसी हुई भारत में, अगर पढ़ना है तो तिलकाराम मांझी पढ़ो, पढ़ना है तो उदयदेव पासी पढ़ो, पढ़ना है तो टीपू सुल्तान पढ़ो, और अगर पढ़ना है तो चमार रेजिमेंट पढ़ो, अगर तुम्हें इतिहास पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने जर्मनी तक की फोर्स को बर्मा में धूल चटाई और गॉड ऑफ ऑनर प्राप्त किया,
जब अंग्रेजों ने जाति का रेजिमेंट बनाई तो चमार रेजिमेंट ने गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया और जर्मनी की सेना को जवाब दिया, भग्गी बढ़वा दी उन लोगों को। फिर वो वापस जीत के आए। जब आए तो सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आजादी फौज खड़ी हो चुकी थी। अंग्रेजों ने कहा, हमारे समर्पण को जानना चाहते हो? अंग्रेजों ने कहा कि चमार रेजिमेंट को लड़ना पड़ेगा आजाद हिंद फौज के खिलाफ। तो हमारी रेजिमेंट के लोगों ने कहा कि आजाद हिंद फौज के लोग देश के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग उनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे किसी भी कीमत पे। कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारी रेजिमेंट खत्म कर देंगे। रेजिमेंट खत्म करवा ली, अपनी नौकरियां खत्म करवा ली, लेकिन अंग्रेजों के कहे से वो अपने देश के लिए लड़ने वाले आजाद हिंद फौज के खिलाफ नहीं लड़े। ये हमारा इतिहास है। ये लोग रोज बात करते हैं कि भीम आर्मी को बॉर्डर पे जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बनाओ रेजिमेंट, पुनः बनाओ जाति की रेजिमेंट। क्या तो जाति की रेजिमेंट खत्म करो सारी, या फिर बनाओ और देखो जोहर बहुजन होगा। बनाओ गुजर रेजिमेंट, बनाओ यादव रेजिमेंट, बनाओ मोदी रेजिमेंट, बनाओ चमार रेजिमेंट, बनाओ कुशवाहा रेजिमेंट। और देखो हमारा जोहर कि हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह और उधम सिंह की तरह अपने खून का एक एक कतरा अपने देश की मिट्टी के लिए अगर कुर्बान ना कर दे तब कहना। अपने मुल्क के लिए हमने क्या नहीं सहा। हमने लाठियां खाई, हमने जातिगत अपमान सहा, हमने अन्याय सहा, हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत किया गया, हमारे बड़ों की पगड़ी उछाली गई, हमें अधिकारों से वंचित रखा गया। क्या नहीं सहा हमने अपने देश में। आज भी आजाद भारत में हम अधिकारों की बात करते हैं, आप धर्म की बात करते हो। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, आप धर्म की बात करो, लेकिन आजादी के इतने दिन बाद अगर इतने बड़े वर्गों के अधिकारों की बात नहीं करोगे तो अब ये देश में नहीं चलेगा। ये बताने के लिए हम लोग भोपाल में आए। जिन्हें इतिहास जानने का शौक हो और जो इतिहास को चुराना चाहते हो वो इतिहास को पढ़ो। क्या जानते हो प्रतिहार के बारे में? क्या जानते हो सम्राट वीर भोज गुजर के बारे में? क्या जानते हो? तुम्हें नहीं पता इतिहास, क्योंकि इतिहास लिखा तुम्हारे लोगों ने। मैं धन्यवाद देता हूं उन साथियों का जिन्होंने पिछला आंदोलन किया, मेरे लोगों को भरे मंचों से गालियां दी, अपमानित किया, हमारे अधिकारों के खिलाफ बड़े बड़े नारे लगाए। मैं उनसे अपील करूंगा, भाइयों आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र की मंगल कामना करता हूं। एक दो बार और आओ और बड़े पैमाने पर आके आंदोलन करो, जिससे मेरा टूटा फूटा है बहुजन समाज एकजुट हो जाए। तुमने एक आवाज लगाई, आज ये मंच देखो, आज ये मंच देखो। तुमने एक बार हमारे अधिकारों के खिलाफ आंदोलन किया, मैं आपका स्वागत करूंगा। आप पुनः आगे करो मेरे भाइयों, आप दीर्घायु हो, आपके लिए मंगल कामना है। जो काम मैं नहीं कर पा रहा था वो आपने करके दिखाया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने आपको एक आजादी के बारे में बताया, और भी इतिहास है उस आजादी का। दूसरी आजादी तब मिली जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोले। आजाद प्रदेश 1947 में हुआ, लेकिन असली आजादी उन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद मिली। अगर हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो वो 26 जनवरी 1950 है। दूसरी आजादी मिली, लेकिन आजादी अभी साथियों अधूरी है।
मेरी बात पे गौर करो कि जब देश आजाद हुआ, अमीर अमीर रह गया, गरीब गरीब रह गया। आजादी से पहले गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में अति पिछड़ों, जिनको आज के अति पिछड़े कहते हैं, जिनको आज के अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं, उन लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की किताब गुलामगिरी में सूत्र कहा गया, अतिसूत्र कहा गया। उनको पढ़ने तक के अधिकार नहीं थे। वो आजादी जो मिली, उसका फल तब मिलेगा इस समाज को जब ये समाज राजनीतिक हैसियत बना के और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू इस देश में कराएगा। जिस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, उसी दिन असली आजादी हम लोगों को मिलेगी। और याद करो बाबा साहब अम्बेडकर की वो बात जो उन्होंने मुझसे, आपसे, हम सब लोगों से कही कि बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अन्याय, आरोप, अपमान और आपके मेरे जैसे 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके बाबा साहब अम्बेडकर उस कारवां को यहां तक लेके आ पाए थे। उन्होंने अपील की मुझसे और आपसे कि इस कारवां को पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। मैंने बहुत अपमान सहा, आज कारवां पीछे जा रहा है। समाज की निगाह है आप योद्धाओं पे जो इस मंच पे बैठे और जो वहां बैठे हैं। मैं जितना सम्मान इनका करता हूं, इतना आपका भी करता हूं, उसका भी करता हूं जो वहां दीवार पे खड़ा है, जो वहां गाड़ी पे बैठा है, मैं उसका भी इतना सम्मान करता हूं। वो बात बाबा साहब ने उन लोगों से, सब लोगों से कही जिनके ऊपर उम्मीद थी। आज नौजवान साथियों के साथ हमारी माताएं बहनें धूप में बड़ी मेहनत से बैठी हुई हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी जो महिला नेता इस मंच पर बैठी है, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से आज जिस महिला को कमजोर कहा जाता था, इस संविधान की बदौलत वो समाज की बेटी आज नेतृत्व करने लगे। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उन बच्चियों को, लक्ष्मी को, और एक जो दूसरी बच्ची थी वो बामनिया, खुशी, और वो छोटा बच्चा। ऐ मेरे भोले समाज के लोगों को बच्ची 5 साल की समझती है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। वो 5 साल की बच्ची समझती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। आवाज नहीं आ रही है? अब देखो हमारी है क्या। धन्यवाद करता हूं यहाँ के प्रशासन के लोगों का, यहाँ के पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों का। पिछला मुकाबला मुख्यमंत्री जी से था, इस बार आपके सम्मान में कह रहा हूं, एक व्यवस्था नहीं की आपने। अपने रिश्तेदारों के लिए 3000 की फोर्स लगा कर व्यवस्था कराते हो। बहुत बढ़िया। और हमारे लोगों के लिए ये व्यवस्था कराते हो। मेरे लोगों के पैरों से गाड़ियां चढ़ी, एक व्यवस्था नहीं करी। हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हो, एजेंटगिरी सरकार की करते हो। चिंता मत करो, करो नौकरी, होगा आपसे आमना सामना। भारतीय संविधान हर कमजोर को ताकत देता है। मैं बदला लेने में नहीं, बदलाव करने में भरोसा रखता हूं। जिनके लिए आज व्यवस्था नहीं की, वो लोग इस अपमान को समझेंगे और वो मेहनत करेंगे और इतनी ताकत बनाएंगे, कल उनको सलाम करना पड़े। आपको याद रखना मेरी बात को। मैं पुनः अपनी बात पे आता हूं। अब ये लड़ाई तीसरी आजादी की है। कौन सी लड़ाई है? तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हो नहीं लड़ना चाहते हो बताओ। ये लड़ाई
बिना एकता के नहीं लड़ी जा सकती है। मध्य प्रदेश में रहने वाले 90% समाज जो बहुजन समाज है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, उन लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उनके नेताओं को नहीं, उनके समाज को एकजुट होना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, समाज को जाकर जागरूक करना पड़ेगा, तब हम तीसरी लड़ाई की आजादी जीतेंगे। क्या आपको 2 अप्रैल का अन्याय याद है? जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को याद है। अब तो कान से सुनो बेटा, नालायक लोगों का कोई इलाज नहीं है। दोनों हाथ उठा के बताओ 2 अप्रैल का दौर किन किन को याद है? खून के आंसू रुलाए सरकार ने, खून के आंसू, हजारों लोगों ने जेल काटी, इतने परिवारों ने शहादतें सही, कितने साथियों के बदन पे लाठियों ने खाल उधेड़ ली। हमारा खून वहां मध्य प्रदेश में 2 अप्रैल के आंदोलन में सरकार के लोगों ने हमारा तमाशा बनाया, हमारा मजाक उड़ाया। हमारे खून पे हंसे सरकार के लोग। यही सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। इनसे बचने के लिए आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया। वो तो अपनी सरकार भी नहीं बचा पाए, अकेले वो इस सरकार का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए आप बहुजन समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हम ही ऐसे लोग हैं जो इनका सामना कर सकते हैं। ये दम अब यहां की कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा। अब अगर इस निकम्मी सरकार को कोई उखाड़ के फेंक सकता है तो वो यहां उपस्थित मेरा बहुजन समाज है, वही उखाड़ के फेंक सकता है, कोई उखाड़ नहीं सकता। हमारे हक छीने जा रहे हैं, हमारे प्रदेश में हमारे हक छीने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। अगर हमें हक बचाने हैं या हक देने वाला बनना है तो हमें एकजुटता करनी पड़ेगी। क्या आप एकजुटता के लिए तैयार हो? जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब मन से दोगे? अगर पिछड़े वर्ग के भाइयों के अधिकारों पे आंच आओगी तो खून दब देने के लिए तैयार रहोगे? बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर मेरे आदिवासी भाइयों पे अन्याय होगा तो संघर्ष करने के लिए, खून देने के लिए तैयार हो क्या? बताओ। और जो यहां मेरा आदिवासी और पिछड़े वर्ग का परिवार है, अल्पसंख्यक वर्ग का, मैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए भी पूछना चाहता हूं, उनके साथ अन्याय होगा तो उनकी लड़ाई लड़ने को लिए तैयार हो या नहीं हो? बताओ। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इन दलित समाज के स्वाभिमानी लोगों के हक अधिकार की लड़ाई को इनके साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं हो? बताओ। अगर ये एकता बन जाएगी, भाईचारा बन जाएगा तो हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। मैं खुद अपने भाइयों के लिए इस एकता को बनाने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता हूं। अगर खून भी देना पड़ा तो चंद्रशेखर आजाद का ये वादा, भीम आर्मी का ये वादा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, हमारे तमाम सीनियर नेता यहाँ हैं, हमारे प्रदेश के दोनों अध्यक्ष, मैं चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता हूं, इस एकता के लिए अगर अपने खून का भी बलिदान करना पड़ा बहुजन भाईचारे के लिए तो हम लोग तैयार हैं। कुर्सी की तो क्या हैसियत है, कुर्सी तो बहुत छोटी बात है। हमें दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने देना, अपनी एकता बना के रखनी है। आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए बताओ? मांग पत्र देने के लिए।
जो मांग पत्र मैंने पढ़ा, तुम चाहते हो उसकी मांग पूरी हो? दोनों हाथ उठा के बताओ पूरी हो या नहीं। वो जो वहां खड़े हैं वो बताओ पूरी हो या नहीं हो। ये मांग पत्र तुम्हें क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि तुम्हारा राज यहाँ नहीं है। ये मांग पत्र सरकार को हम लोग 1 महीने का समय देते हैं अध्यक्ष जी। अगर 1 महीने के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इससे भी बड़े जन सैलाब के साथ फिर भोपाल आएंगे। लेकिन मुझे आपसे कुछ और कहना है, मुझे आपसे कुछ और कहना है। अगर इस मांग पत्र का मैं घोषणा पत्र बना दूं, अगर एक अकेले अकेले जाओगे तो मांगना पड़ेगा, मांगना ऐसे, और अगर एकजुट हो जाओगे तो ये तुम्हारा घोषणा पत्र हो जाएगा, घोषणा पत्र। तुम्हारी जो मांगे हैं वो लिख के तुम मुझे दे दो। और एक स्वस्थ बच्चे को पैदा होने में, इस धरती पे आने में 9 महीने लगते हैं। इस 9 महीने का समय तुम लोग मुझे मेरे साथ संघर्ष करने के लिए दे दो। पहली बात, तुम्हारी जो भी मांग है उस मांग का मांग पत्र बना के मुझे दे दो। और एक स्वस्थ बच्चे को पैदा होने में जितना समय लगता है, मैं 10-20 साल तुमसे नहीं मांग रहा हूं बहुजन समाज के लोगों, उस 9 महीने का समय मुझे दे दो। मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी सारी मांगों को 1 दिन के अंदर पूरा करके हम लोग दिखाएंगे, मेरा वादा। और इस मंच पर बैठे 100 से ज्यादा लोग अगर विधानसभा में ना पहुंचे तो मुझे कहना, मेरा वादा है आप लोगों से। अगर आप 9 महीने मात्र संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाओ, 9 महीने का समय देके संघर्ष करने के लिए कितने लोग तैयार हैं जरा बताओ। चलो हाथ नीचे करो। आपको नेमावर का न्याय याद है? आप गए थे ना मेरे साथ नेमावर? देखो, जब आपका राज नहीं होता तो क्या होता है। मेरे परिवार को नेमावर में जानवरों से भी पूरी तरह अन्याय करके दफना दिया गया और मेरी बहन भारती खून के आंसू रोती रही। हमने मांग की सीबीआई जांच की, खाना पूर्ति की, लेकिन मेरे परिवार को नेमावर के न्याय नहीं मिला, सरकार ने नहीं दिया। क्या आप चाहते हो नेमावर के परिवारों को न्याय मिले? चलो आगे बढ़ो। आज हमारे प्रभारी जी यहाँ हैं और गुर्जर समाज के बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञापन सौंपे, अपनी तमाम मांगे रखी, पिछड़े वर्ग की मांगे और अन्य मांगे। एक इतिहास की भी मांग है कि भाई हमारे इतिहास को लूटा जा रहा है, चुराया जा रहा है। ये बड़ा भोला समाज है यहाँ मध्य प्रदेश में। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं, अगर उनको याद हो, इतिहास से सीख लेनी चाहिए, अपना इतिहास बचाना चाहते हो ना, याद करो राजस्थान में 75 गुर्जर समाज के भाइयों को किस तरह से गोलियों से छन्नी करके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खून के आंसू रोने के लिए पूरे गुर्जर समाज को मजबूर किया। याद करो, उन माओ को याद करो जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने बेटों को खो दिया। क्या बात करते हो? इनसे उम्मीद करते हैं ये तुम्हें न्याय देंगे? इन्होंने इतिहास लिखा तो भी हमें अपमानित किया। अगर अपने इतिहास को बचाना चाहते हो, अपने वर्तमान को स्वाभिमान सम्मान से जीना चाहते हो, तो अपनी ताकत बनाओ, गुलाम नेताओं को छोड़ के आओ मेरे लोगों, मेरा 9 महीने के लिए साथ दो, देखो जलवे मध्य प्रदेश में। इतिहास में बचेगा,
इतिहास भी बचेगा और इतिहास बनेगा भी। जैसे आज यहाँ इतिहास बना है, हमारे ओबीसी महासभा के लोगों ने मुझसे कहा कि किसी बहुजन समाज के नेता ने, संगठन ने इतनी बड़ी रैली नहीं की। भोपाल में 1997 में माननीय काशीराम साहब भी यहाँ आए थे। मैंने उनसे कहा इससे पहले आप लोग इकट्ठा भी नहीं हुए, आज आप इकट्ठा हो गए हो तो देखो इतनी बड़ी रैली हो गई है। अगर आप इकट्ठे होकर चलोगे तो तुम्हारा राज भी मध्य प्रदेश में स्थापित हो जाएगा। सरकार इतनी डरेगी आज की आपकी रैली के बाद कि कुछ लोग जो मंच पे बैठे हैं, हो सकता है कल उनको भाजपा ज्वाइन करा ले। घबराना नहीं, एक जाएगा 100 आएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की, रविदास जयंती के अवसर पर 100 करोड़ रुपए की घोषणा की। इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी उज्जैन में 50 लाख रुपए की, इंदौर में भी की थी 25 लाख रुपए की। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, शिकारी आता है, दाना फेंकता है, हमारे लोगों को फंसाता है। जब हमारा आदमी दाना चुगने के लिए जाता है तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। जिन्होंने पिछले 4 साल में नहीं किया वो अब आपके लिए करेंगे। अब मैं आज आपसे ऐलान कर रहा हूं कि जो सरकार 5 साल में नहीं कर पाई, हम लोग 1 साल में कर देंगे। जो मांग पत्र आपका वो घोषणा पत्र बना के काम कर देंगे। अभी बजट आएगा, मुख्यमंत्री जी और घोषणाएं करेंगे। इनकी घोषणा में तो नहीं तुम लोग आने वाले, शिकारी के जाल में तो नहीं फंसोगे। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। बहुत अच्छे। मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 लाख नौकरी देंगे अगस्त तक। कहा ना, जो मुख्यमंत्री अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा न कर पा रहा हो मध्य प्रदेश में, वो हमारे लोगों की स्वाभिमान सम्मान की रक्षा क्या करेगा? बहुत बढ़िया। क्योंकि वो भी मेरे परिवार के व्यक्ति हैं। मैं उनके साथ जो अपमान किया गया, मैं उसके लिए भी खेद प्रकट करता हूं कि किसी को अधिकार नहीं है पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री को अपमानित करे, लेकिन उनको भी अधिकार नहीं है पिछड़े वर्ग का कहलाने के लिए। जब वो नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के अधिकार को खाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, 1 लाख नौकरियों में SC, ST, OBC का आरक्षण कितना पूरा करोगे ये भी बताओ। 2 लाख से ज्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ है, उसको कब भरोगे मुख्यमंत्री ये भी बताओ। 68,000 की भर्ती हुई, हमारे नेता जानते हैं उत्तर प्रदेश में 69,000 की शिक्षक भर्ती, 20,000 पद ये सरकार खा गई थी भारतीय जनता पार्टी की। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है